अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। अध्याय 8। बड़ी सोच का बड़ा जादू। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, ये दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने वह गाना सुना है, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। यह प्रसिद्ध गीत बिंग क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोवैज्ञानिक की पूरी निचोड़ का पुस्तक का निचोड़ है। आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। जितने भी प्रेम किया है वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं और आपको यह बताने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। कुछ लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उनके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पत्नियों और पतियों के विचार पढ़ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते। वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच में ये कल्पना करने लगते हैं कि वे अनभय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। उन्हें यह करना ही पड़ता है, इसके बिना वे नकली लगेंगे। उनके अभिनय में जान नहीं आ पाएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फोन पर बात करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर शूमेकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वह सेक्रेटरी ये जता देती है, मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे खुशी है कि आपने फ़ोन किया, मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। परंतु दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती हुई लग सकती है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर आपका फ़ोन नहीं आया होता, मैं अपने काम से बोर हो गई हूँ और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करें। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी भी रवैयों को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल में ही हुआ है। अगर हम कालचक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इसी सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज़ों और इशारों और हाव भाव से अपनी बात करते आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसान के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे साथ सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रिय होती है कि वे असली और नकली का फर्क समझ लेते हैं। प्रोफेसर अरविंद एच सेल, जो लीडरशिप में अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, कहते हैं सच कहा जाए तो उपलब्धि की जरूरत होती है। यह मेरा मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे।
और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाले दंपत्ति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। इन 3 रवैयों को विकसित करें, इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाएं। पहला, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। दूसरा, आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करना। तीसरा, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। अब हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखाया। मुझे क्लास बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अमेरिकन इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर सफल जीवन का यह मूलभूत सिद्धांत सीखा था। दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरें। इतिहास की कक्षा बहुत बड़ी थी और एक बड़े हॉल में लगा करती थी। प्रोफेसर अधेड़ थे और बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनके लेक्चर बहुत बोरिंग हुआ करते थे। इतिहास को जीवन और रोचक विषय के रूप में पढ़ाए के बजाय वे हमें तथ्य और तारीखें गिनाते रहते थे। मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि वे इतने रोचक विषय को इतने बुरे तरीके से कैसे पढ़ा लेते हैं, परंतु वे ऐसा कर लेते थे। आप समझ ही सकते हैं कि प्रोफेसर की बोरियत भरी बातों का विद्यार्थियों पर क्या असर होता होगा। वे या तो बातें करते थे या फिर सो जाते थे। जब माहौल बहुत बिगड़ गया तो प्रोफेसर ने 2 पहरेदारों को तैनात कर दिया ताकि विद्यार्थियों को बातें करने और सोने से रोका जा सके। कभी कभार प्रोफेसर बीच में रुककर अपनी उंगली उठाकर छात्रों से कहते थे, मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, मेरी ये बात ध्यान से सुनो। तुम लोग बातें करना बंद कर दो और मेरा लेक्चर सुनो। इससे विद्यार्थियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि इनमें से कई विद्यार्थी तो हाल में ही युद्ध से लौटे थे और उन्होंने टापुओं पर लड़ाकू हवाई जहाज़ों में इतिहास रचा था। जब मैं वहाँ बैठकर यह सोच रहा था कि जिस विषय को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता था, उसे यह प्रोफेसर इतने बुरे तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में सवाल ही आया, विद्यार्थी प्रोफेसर की बातों में रुचि क्यों नहीं ले रहे थे। जवाब तत्काल मिल गया। विद्यार्थियों को प्रोफेसर की बातों में कोई रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि अपने लेक्चर या अपने विषय में प्रोफेसर की ही कोई रुचि नहीं थी। वे इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बोर हो चुके थे और ये साफ नजर आता था। दूसरों को उत्साहित करने के लिए आपको पहले खुद उत्साहित होना पड़ेगा। सालों तक मैंने इस सिद्धांत को सैकड़ों परिस्थितियों में आजमाया। हर बार यह सच साबित हुआ, जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्दी ही बहुत से उत्साहित अनुयायी जमा हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उत्साहहीन विद्यार्थियों के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उत्साही धर्मोपदेशक उनिंदी भीड़ को देखकर कभी दुखी नहीं होगा। उत्साह से चीजें 100% बेहतर हो सकती हैं। 2 साल पहले एक कंपनी के कर्मचारियों ने रेड क्रॉस में $94.35 का दान दिया। इस साल उन्हीं कर्मचारियों ने लगभग $1100 दान में दिए, जो पिछली राशि से 1100% ज्यादा थी। जिस कप्तान ने $94.35 का चंदन दिया था, उसमें उत्साह नहीं था। उसने इस तरह की बातें कही, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, मेरा इससे कभी सीधा सरोकार नहीं चला रहा है। यह एक बड़ा संगठन है और यह अमीर लोगों से काफी चंदा लेता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके योगदान से कोई खास फर्क पड़ने वाला है। अगर आप दान देना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर लें। इस व्यक्ति ने किसी को रेड क्रॉस में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस साल का चंदा लेने वाला जरा अलग किस्म का था, उसमें उत्साह था। उसने इतिहास के कई उदाहरण देकर लोगों को बताया कि रेड क्रॉस संकट के समय
किस तरह इंसानों की सहायता करती है। उसने बताया कि रेड क्रॉस हर व्यक्ति के दान के सहारे चलती है। उसने कर्मचारियों को बताया कि वे रेड क्रॉस को उतना ही दान में देंगे जितना वे अपने मुसीबत में फंसे पड़ोसी की मदद करने के लिए देंगे। उसने कहा, देखिए रेड क्रॉस ने अब तक क्या क्या किया है, ध्यान दीजिए। उसने भीख नहीं मांगी, उसने यह नहीं कहा मुझे आप में हर आदमी से इतने डॉलर चाहिए। उसने रेड क्रॉस के महत्व के बारे में उत्साह से बताया। इसके बाद उसे सफलता अपने आप मिल गई। एक पल के लिए अपने किसी ऐसे क्लब या संगठन के बारे में सोचो जो निस्तेज हो चुका है। शायद इसे पुनर्जीवित करने के लिए उत्साह की जरूरत हो। जितना उत्साह होगा परिणाम भी मिलेंगे। उत्साह का मतलब है यह कितना बढ़िया है। यह 3 कदमों का तरीका बताया जा रहा है जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपकी मदद करेगा। पहला, गहराई में जाएं। यह छोटा सा प्रयोग करें। 2 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछें, मैं इन चीज़ों के बारे में कितना जानता हूँ। 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा, ज़्यादा नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कई साल तक मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई आड़ी तिरछी लकीरें ही दिखा करती थीं। परंतु तभी मेरे एक चित्रकार दोस्त ने मुझे आधुनिक चित्रकला की जानकारी दी। सचमुच मैं इसमें जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि यह बहुत दिलचस्प थी। इस अभ्यास में उत्साह बढ़ाने की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। उत्साहित होने के लिए उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानें जिसके बारे में आप में कम उत्साह हो सकता है कि आपके भवों में ज़्यादा रुचि ना हो, परंतु अगर आप भवों का अध्ययन करें, यह पता करें कि वे कितनी भलाई करते हैं, वे किस तरह दूसरे भौरों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे किस तरह प्रजनन करते हैं, वे जाड़ों में कहाँ रहते हैं। अगर आप भौरों के बारे में मिल सकने वाली सारी जानकारी हासिल करेंगे तो आप पाएंगे कि भौरों में आपकी दिलचस्पी सचमुच बढ़ गई है। मैं इस बात का प्रशिक्षण देता हूँ कि गहराई में जाने की तकनीक से उत्साह किस तरह विकसित किया जा सकता है। प्रशिक्षण देते समय मैं ग्रीन हाउस का उदाहरण देता हूँ। मैं उस समूह से यूं ही पूछ लेता हूँ, क्या आप में से कोई ग्रीन हाउस बनाने और बेचने में रुचि रखता है। मैंने आज तक इसके जवाब में हाँ नहीं सुना। फिर मैं समूह को बताता हूँ कि जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के बाहर की चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। अमेरिका की कोई भी महिला अपने घर में संतरे या ऑर्किड के पेड़ लगाकर खुश होगी। मैं बताता हूँ कि अगर लाखों परिवार प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं तो करोड़ों लोग निश्चित रूप से ग्रीन हाउस भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस की लागत स्विमिंग पूल की तुलना में बहुत कम होती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप 50 में से एक परिवार को भी $600 का ग्रीन हाउस बेच लेते हैं तो आपका $600 मिलियन का ग्रीन हाउस का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और शायद पौधों और बीजों की आपूर्ति करने के लिए आप $250 मिलियन का उद्योग अलग डाल लेंगे। इस अभ्यास के साथ दिक्कत यह होती है कि 10 मिनट पहले तक जो समूह ग्रीन हाउस के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, वह अब इतनी रुचि लेने लगता है कि अगले विषय पर जाना ही नहीं चाहता। दूसरे लोगों में अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी गहराई में जाने की तकनीक का प्रयोग करें। सामने वाले व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करें। वह क्या करता है, उसका परिवार, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विचार और महत्वाकांक्षाएं, और आप पाएंगे कि उसमें आपकी रुचि और उत्साह बढ़ रहा है। आप और गहराई में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से साक्षी दिलचस्पी के विषय में मिल जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो आपको आखिरकार एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति दिख जाएगा। गहराई में जाने की तकनीक नई जगहों के प्रति भी उत्साह पैदा कर सकती है। कई साल पहले मेरे कुछ दोस्तों ने डेट्रॉइट से फ्लोरिडा के एक छोटे कस्बे में जाकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर बेच दिए, अपने बिजनेस समेत लिए और अपने दोस्तों से अलविदा कहकर वे रवाना हो गए। 6 हफ्तों बाद वे वापस डेट्रॉइट में दिखे। उनके वापस लौटने का कारण उनके बिजनेस से संबंधित नहीं था, इसके बजाय उनका कहना था, हम छोटे कस्बे में नहीं रह पाए, इसके अलावा हमारे सभी दोस्त डेट्रॉइट में हैं, हमें वापस लौटना ही पड़ा। बाद में इन लोगों के साथ हुई चर्चा में
मैंने उनकी वापसी का असली कारण जाना। कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें छोटा शहर पसंद नहीं आया था। कुछ दिनों के प्रवास में उन्होंने उस जगह का सही मुआयना किया, वहाँ का इतिहास, भविष्य की योजनाएं, वहाँ के लोग। उनका शरीर तो फ्लोरिडा में रह रहा था, परंतु वे अपना दिल डेट्रॉइट में छोड़ गए थे। मैंने दर्जनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों, सेल्समैनों से वहाँ की, जिन्हें उनकी कंपनी दूसरी जगह भेजना चाहती थी, परंतु वे वहाँ नहीं जाना चाहते थे। मैं शिकागो या सैन फ्रांसिस्को या अटलांटा या न्यूयॉर्क या मियामी जाने का सोच ही नहीं सकता। दिन में कई बार बोला जाता है। नई जगह के बारे में उत्साह बढ़ाने का एक तरीका यह है, नए समुदाय की गहराई में जाने का संकल्प करें। इसके बारे में हर जानकारी इकट्ठी करें, लोगों से मिलें, जुड़े। पहले ही दिन से अपने को वहाँ का निवासी समझें। ऐसा करें, आप अपने नए माहौल के बारे में उत्साहित हो जाएंगे। आज करोड़ों अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा निवास कर रहे हैं, परंतु कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में कोई रुचि नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शेयर बाजार का कोई ज्ञान नहीं है। यह किस तरह से काम करता है, शेयर के भाव ऊपर नीचे क्यों आते हैं, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शेयर बाजार अमेरिकी व्यवसाय का दिन प्रतिदिन का रोमांस है। किसी भी चीज़ के बारे में लोग, जगह, चीज़ उत्साहित होने के लिए इसकी गहराई में जाएं और आप में अपने आप उत्साह पैदा हो जाएगा। अगली बार जब आप कोई ऐसा काम करें जो आप न करना चाहते हो, तो इस सिद्धांत का उपयोग करें। अगली बार जब आप किसी काम से बोर हो रहे हो, तो इस सिद्धांत का प्रयोग करें। गहराई में जाएं और आपकी रुचि अपने आप जाग जाएगी। दूसरा, हर काम दिल से करो। उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है, आपकी हर बात में प्रकट करती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब हाथ मिलाएं तो जरा कसकर मिलाएं। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमजोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है कि हाथ ही न मिलाया जाए। इससे लोग ये सोचते हैं यह व्यक्ति जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई सफल व्यक्ति चूहे की तरह हाथ मिलाता है। आप कोशिश ही करते रह जाएंगे और ऐसा लंबे समय तक देख नहीं पाएंगे। दिल से मुस्कुराएं, अपनी आंखों से मुस्कुराएं। कोई भी नकली चिपकी हुई रबर जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कुराएं तो दिखना चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अपने थोड़े बहुत दांत दिखाएं। हो सकता है कि आपके दांत आकर्षक ना हो, परंतु उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके दांत नहीं देखते, वे गर्मजोशी से भरे उत्साही व्यक्तित्व को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। दिल से धन्यवाद दें। रूटीन, धन्यवाद का मतलब तो ग्लिप ग्लिप कहने की तरह मशीन अंदाज है। यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, इससे कुछ भी संप्रेषित नहीं होता, इससे परिणाम हासिल नहीं होते। अपने धन्यवाद को इस तरह कहें ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बात करें। डॉक्टर जेम्स एड बेंडर, जो मानी हुई हस्ती हैं, अपनी पुस्तक हाउ टू टॉक विद न्यूयॉर्क मैग्रा बिल कंपनी 1949 में लिखते हैं, क्या आपकी गुड मॉर्निंग सचमुच गुड है? क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से की गई है? जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसलिए दिल से बात करें, अपने शब्दों से भावनाओं के रंग भरें। चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हों, ग्राहक से बात कर रहे हों या अपने बच्चों से, अपने शब्दों में जोश झलकने दें। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। जब आप दिल से बोलते हैं तो अपने अंदर ही भी जोश भर लेते हैं। अभी आजमा कर देख लें। जोर से और जोर से कहें, आज मैं बहुत खुश हूँ। यह वाक्य कहने के बाद आप क्या पहले से बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं? अपने आप में जान फूंकें, दिल से बोलें, दिल से काम करें। अपने हर काम, अपनी हर बात से लोगों को ये लगने दें, इस व्यक्ति में जोश है, हौसला है, वह सचमुच यह काम करना चाहता है, वह निश्चित रूप से सफल होगा। अच्छी खबर फैलाएं। तीसरा, आपके और हमारे सामने कितनी भी बार किसी व्यक्ति ने अचानक आकर कहा होगा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तत्काल हर एक का पूरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है।
अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। चूंकि अच्छी खबर सुनने वालों के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उनके बहकावे में ना आए। आज तक बुरी खबर सुनाकर किसी ने कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, ना ही किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है। अपने परिवार को अच्छी खबर सुनाएं, उन्हें आज घटी अच्छी घटनाएं सुनाएं, उन्हें अपने रोचक सुखद अनुभव सुनाएं और अप्रिय घटनाओं को दफना दें। अच्छी खबर फैलाएं, बुरी खबर फैलाने का कोई अर्थ नहीं है। इससे आपका परिवार व्यर्थ ही चिंतित और नर्वस हो जाएगा। हर दिन घर में सूरज की रोशनी लेकर जाएं, रात का अंधेरा लेकर जाएं। कभी आपने देखा है कि बच्चे मौसम के बारे में कितनी कम शिकायत करते हैं। उन्हें गर्म मौसम से तब तक कोई खास तकलीफ नहीं होती जब तक कि उन्हें नकारात्मक विचार वाले लोग इसके नुकसान से परिचित नहीं करवा देते। चाहे मौसम कैसा भी हो, आप मौसम के बारे में हमेशा अच्छा बोलने की आदत डालें। मौसम के बारे में शिकायत करने से आपका मूड खराब होता है और आप दूसरों का भी मूड खराब कर देते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में भी अच्छी खबर सुनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहने वाले व्यक्ति बने। हर मौके पर कहें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा कहने के बाद आपको सचमुच अच्छा लगने लगेगा। इसी तरह से अपने आप लोगों को यह बताएं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आपको सचमुच ये बहुत बुरा लगने लगेगा। हम कैसा महसूस करते हैं, यह काफी हद तक हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यह भी याद रखें कि सभी लोग उत्साही व्यक्तियों को पसंद करते हैं। शिकायत करने वाले और आधे मुर्दों लोगों के आसपास रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। अपने साथ काम करने वालों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं रहें, हर मौके पर उनकी तारीफ करते रहें। कंपनी के सकारात्मक कामों के बारे में उन्हें बताएं, उनकी समस्याएं सुनें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, लोगों को प्रोत्साहित करें और उनका सहयोग हासिल करें। उनके अच्छे काम उनकी पीठ थपथपाएं, उन्हें आशा बनाएं, उन्हें बताएं कि आपको उन पर उनकी क्षमताओं पर भरोसा है और आपको ये विश्वास भी है कि वे सफल हो सकते हैं। चिंता करने वालों की चिंता कम करने की कोशिश करें। हर दिन सही रास्ते पर चलने के लिए ये छोटा सा प्रयोग नियमित रूप से करें। जब भी आप किसी व्यक्ति से विदा लें, खुद से पूछें, क्या मुझसे बात करने के बाद इस व्यक्ति का मूड पहले से बेहतर हुआ है। यह आत्म प्रशिक्षण तकनीक सचमुच सफल होती है। अपने कर्मचारियों, अपने सहयोगियों, अपने परिवार, अपने ग्राहकों, यहाँ तक कि कभी कभार मिलने वाले परिचितों के साथ भी इस तकनीक का प्रयोग करें। मेरा एक सेल्समैन मित्र अच्छी खबरों को ब्रॉडकास्ट करता है। वह हर महीने अपने ग्राहकों के पास जाता है और उन्हें नियम से कोई न कोई अच्छी खबर सुनाता है। उदाहरण, मैं पिछले सप्ताह ही आपके एक अच्छे दोस्त से मिला, उसने आपको नमस्ते कहलवाया। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था, तब से आपके बीच में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले महीने 350,000 बच्चों का जन्म हुआ है और ज़्यादा बच्चे पैदा होने का मतलब है हम दोनों के लिए ज़्यादा बिजनेस। हम अक्सर यह सोचते हैं कि बैंक के प्रेसिडेंट बहुत रिजर्व टाइप के भावहीन व्यक्ति होते हैं, परंतु एक बैंक प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है। फोन पर उनका जवाब देने का फेवरेट तरीका है, गुड मॉर्निंग दुनिया, कितनी अच्छी है, क्या मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। कई लोग बेहतर बैंकर के लिए यही ठीक नहीं है, पर यह बात बता दूंगा, जो इस बैंकर इस तरह की बात कहते हैं उनका नाम है मिल्स लेन, जो सिटीजन्स एवं सदर्न बैंक के जूनियर प्रेसिडेंट हैं, और हम जानते हैं कि यह बैंक पूरे दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा बैंक है। अच्छी खबर के परिणाम भी अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छी खबरें फैलाते रहे। एक ब्रश निर्माता कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपनी टेबल पर यह सूत्र वाक्य लगा रखा था, आतंकों के सामने लिखा रहता था, मुझसे या तो अच्छी बात कहें या तो कुछ ना कहें। मैंने उसकी तारीफ की, उसने इतना बढ़िया विचार लिखा है जिससे लोग ज़्यादा आशीर्वादी हो जाते हैं। वह मुस्कुराया और उसने कहा, यह विचार हमें इस बारे में जागरूक बना देता है, परंतु मेरी तरफ से देखने पर यह तो विचार और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसने तख्ती को पलट दिया और मैंने देखा कि उसकी तरफ यह विचार कुछ इस तरह लिखा गया था, उसने या तो अच्छी बात कहें या कुछ ना कहें। अच्छी खबर फैलाने से आप प्रेरित होते हैं, आपको अच्छा लगता है। अच्छी खबर फैलाने से दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। आप महत्वपूर्ण हैं वाला रवैया विकसित करना
यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या इंडियाना पोलिस में, चाहे वह मूर्ख हो या प्रतिभाशाली, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। इस बारे में विचार करें। सब में, हाँ, हर एक में। आपके पड़ोसी, आपकी पत्नी, आपके बॉस, हर व्यक्ति में स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे प्रबल, सबसे गैर शारीरिक भूख होती है। सफल एडवर्टाइजर्स कहते हैं कि लोग प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर चाहते हैं। इसलिए तो विज्ञापनों में लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बातें लिखी जाती। स्मार्ट युवा महिलाओं के लिए जो लोग खास होते हैं वे अमुक सामान इस्तेमाल करते हैं। आपको सबसे अच्छा माल चाहिए, हर एक की तारीफ से काबिल बने। उन महिलाओं के लिए जो दूसरी महिलाओं को जलाना चाहती हैं और पुरुषों को रिझाना चाहती हैं। इस तरह के वाक्य वास्तव में लोगों को यह बताते हैं, इस सामान को खरीद इस सामान को खरीदो और खुद को महत्वपूर्ण लोगों की श्रेणी में शामिल कर लो। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु और आगे बढ़ने के लिए इसे दोबारा पढ़ें। हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे धर्म, हमारे कानून, हमारी पूरी संस्कृति या मनुष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सब के अस्तित्व का आधार ही मनुष्य की महत्ता है। मान लीजिए आप अपने हवाई जहाज में उड़ रहे हों और किसी वीरान जंगल में आपको मजबूरन उतरना पड़ जाए तो क्या होगा। जैसे ही इस दुर्घटना की खबर मिलेगी, आपकी खोज के लिए बड़े पैमाने पर लोग अभियान शुरू हो जाएगा। कोई भी ये नहीं पूछेगा क्या यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता सिवाय इसके कि आप एक इंसान हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और खोजी दोस्त आपकी तलाश में जुड़ जाएंगे और वे तब तक आपकी खोज करते रहेंगे और इस अभियान में हजारों डॉलर खर्च करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें मिल नहीं जाते या उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि आप खोज करने के लिए कोई दूसरा फायदा नहीं होगा। जब कोई छोटा बच्चा इंसान में गुम जाता है या कुएं में गिर जाता है तो किसी भी ऐसी खतरनाक परिस्थिति में फंस जाता है तो कोई इस बारे में नहीं पूछता कि वह बच्चा किसी महत्वपूर्ण परिवार का है या नहीं। बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वह बच्चा महत्वपूर्ण होता है। समस्त जीवन प्राणियों में 1 करोड़ में से एक प्राणी ही मनुष्य होता है। मनुष्य जीव वैज्ञानिक रूप से दुर्लभ प्राणी है। ईश्वर की योजना में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को देखें। जब ज्यादातर लोग दार्शनिक चर्चाओं से रोजमर्रा की परिस्थितियों पर आते हैं तो वे दुर्भाग्य से भूल जाते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण होता है। कल आप यह ध्यान से देखें किस तरह ज्यादातर लोगों का रवैया यह कहता नजर आता है, आप कोई नहीं है, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपका कोई अर्थ नहीं है, आपका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, आप महत्वहीन हैं वाले रवैये के पीछे भी एक कारण होता है। ज्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं और सोचते हैं यह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। सामने वाला व्यक्ति, चाहे उसका स्टेटस या उसकी आमदनी कुछ भी हो, आपके लिए 2 कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला यह, जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वे आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। वर्षों पहले मैं डेट्रॉइट में हर सुबह एक बस में अपना नौकरी पर जाता था। ड्राइवर एक सनकी बुड्ढा था। दर्जनों, शायद सैकड़ों बार मैंने देखा कि उस ड्राइवर ने गाड़ी चला दी जबकि सवारी भागती हुई, हाथ हिलाती हुई आ रही थी और दरवाजे से 1 या 2 कदम की दूरी पर थी। कई महीनों तक मैंने देखा कि ड्राइवर केवल एक यात्री के प्रति विशेष सम्मान दिखाता था और ड्राइवर ने उसे उस सवारी का कई बार खास ध्यान रखा। कई बार तो ड्राइवर इस यात्री के आने का इंतजार करता था। और वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वह यात्री ड्राइवर को महत्व देता था। हर सुबह वह ड्राइवर का अभिवादन करता था, गंभीरता से उसे गुड मॉर्निंग सर कहता था। कई बार वह यात्री ड्राइवर के पास जाता था और उससे छोटे छोटे वाक्य कहता था। आपका काम बड़ी जिम्मेदारी का है। इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आपकी बस के हिसाब से तो घड़ी मिलाई जा सकती है। यह यात्री ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था
जैसे वह 180 यात्रियों के जेट एयरलाइनर को उड़ा रहा है और बदले में वह ड्राइवर भी इस यात्री के साथ विशेष व्यवहार करता था। छोटे लोगों को बड़े लोगों की तरह महत्व देने से फायदा होता है। आज अमेरिका में हजारों ऑफिसों में सेक्रेटरी सेल्समैन की सामान बेचने में मदद कर रहे हैं या उसका सामान बिकने नहीं दे रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सेल्समैन का सेक्रेटरी के प्रति व्यवहार कैसा है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो वह आपकी परवाह करने लगेगा, और जब आप आपकी परवाह करेगा तो वह आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे तो ग्राहक आपसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आपके कर्मचारी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके सहयोगी आपके साथ ज़्यादा सहयोग करेंगे, आपका बॉस आपकी ज़्यादा मदद करेगा। बड़े लोगों को ज़्यादा बड़े होने का महत्व देना भी फायदे का सौदा है। बड़ी सोच वाला व्यक्ति लोगों की सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से उनका मूल्यांकन करता है। चूंकि वह हमेशा लोगों के बारे में बड़ा सोचता है, इसलिए वह उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने में सफल होता है। यहाँ सामने वाले को महत्व देने का मतलब दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं। एक लिफ्ट ऑपरेटर जो कई महीनों तक मुझे ऊपर नीचे ले जाती रही, बहुत सामान्य महत्वहीन सी महिला थी। वह 50 के करीब होगी, वह जरा भी आकर्षक नहीं थी और वह अपने काम में बिल्कुल रुचि नहीं लेती थी। यह स्पष्ट था कि महत्वपूर्ण देखने की उसकी चाहे जरा भी संतुष्ट नहीं होती थी। वह उन करोड़ों लोगों में से थी जो कई बार महीनों तक ऐसी जिंदगी जीते रहते हैं जिसे दौरान उसे यह नहीं लगता कि उसकी कोई परवाह करता है या उनकी तरफ देखता है। एक सुबह मैंने देखा कि उसने अपने बालों को नई स्टाइल से कटवाया था। जाहिर था कि वह ब्यूटी पार्लर का काम करती नहीं थी, यह तो घरेलू काम दिख रहा था, परंतु बाल कटे हुए और पहले से बेहतर दिख रहे थे। इसलिए मैंने कहा, मिस एस, ध्यान दीजिए, मैंने उसका नाम जान लिया था। आपके बालों की कटिंग बड़ी अच्छी हुई है, अब यह सचमुच आकर्षक लग रहे हैं। वह शर्मा गई और उसने कहा, थैंक यू सर, और इसके बाद वह ख्यालों में इस कदर खो गई कि वह अगली मंजिल पर लिफ्ट रोकना तकरीबन भूल गई। उसे तारीफ अच्छी लगी थी। अगली सुबह जब मैं लिफ्ट में घुसा तो मैंने सुना, गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्वाटज। मैंने इससे पहले इस लिफ्ट ऑपरेटर किसी का नाम लेते नहीं सुना था, और जब तक मैं उस ऑफिस में रहा तब तक उस महिला ने मेरे अलावा किसी को भी नाम से नहीं बुलाया। मैंने ऑपरेटर को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाया था। मैंने उसकी सच्ची तारीफ की थी और उसे नाम से पुकारा था। मैंने उसे महत्वपूर्ण अनुभव कराया था। अब वो मुझे महत्वपूर्ण अनुभव कराकर एहसान उतार रही थी। हम आपको अपने आप में धोखे में न रखें। जिन लोगों में आत्महत्या का भाव गहराई तक नहीं होता, वे हमेशा औसत जिंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आजमा कर देखें। पहला, तारीफ करने की सच्ची आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके लिए काम की तारीफ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस न होने दें कि आप उनके काम को रूटीन मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। दूसरों को यह बताकर उनकी तारीफ करें कि आप उन पर कितने निर्भर हैं। गंभीरता से बोला गया इस तरह का वाक्य, जिम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चल पाता, लोगों को उनके महत्व का एहसास करा देता है और इसके बाद वे आपके लिए पहले से ज़्यादा और बेहतर काम करते हैं। सच्ची व्यक्तिगत तारीफ करने की आदत डालें। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, चाहे किसी की उम्र 2 साल हो या 20 साल, 9 साल हो या 90 साल। हर मनुष्य तारीफ का भूखा है। उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वह काम अच्छे से कर रहा है, कि वह महत्वपूर्ण है। ऐसा ना लगने दें कि आप केवल बड़ी उपलब्धियों की ही सराहना करते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों को तारीफ का उपहार दें। उनकी वेशभूषा, उनके काम करने का तरीका, उनके विचार, उनकी वफादारी, उनकी मेहनत,
उपलब्धियों पर लोगों को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ करें, किसी विशेष सफलता पर फोन करें या मिलने जाएं। यह सोचने में अपना समय, अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना करें कौन से लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं, कौन से लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। हर व्यक्ति, चाहे वह स्वीपर हो, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नज़रों में महत्वपूर्ण है। किसी के साथ घटिया व्यवहार करके आप उससे बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर निर्माता दूसरे निर्माताओं से ज़्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबिल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण यह होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को उनके नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। आपको दो खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम का उच्चारण सही करें और उसकी स्पेलिंग में गलती ना करें। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं या गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आपकी नज़रों में उसका कोई महत्व नहीं है। एक और बात का ध्यान रखें, जब भी आप लोगों को से बात करें, उन्हें आप ठीक से न जानते हो तो नाम से पहले उचित संबोधन मिस, मिस्टर, मिसेस लगाना न भूलें। आपके ऑफिस का चपरासी जोन्स के बजाय मिस्टर जोन्स कहा जाना ज़्यादा पसंद करता है। यही आपके अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में सही है। हर तरह के लोगों के बारे में सही है। इन छोटे छोटे टाइटल्स से लोग आपको बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तीसरा, प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। हाल में ही मैं एक कंपनी के अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें से एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजरों के संगठनों ने उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इस मैनेजर से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरह कैसे किया। पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुझे बाद में पता चला कि उसे 3 महीने पहले ही मैनेजर बनाया गया था और इसलिए वह अपने संगठन के शानदार प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से ही जिम्मेदार था। उठा और उसने लोगों को बताया कि उसने ऐसा किस तरह किया। उसने यह जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बढ़ी है। उसके भाषण में तो बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने ये किया, मैंने वह किया। जब मैं आया तो हर जगह चीज गड़बड़ थी, परंतु सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थिति का अध्ययन किया और मैंने निश्चित किया कि चाहे जो हो, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सफलता का सारा श्रेय खुद ही लिए जा रहा था और उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। रिकॉर्ड सेल्स में सेल्समैनों की कड़ी मेहनत का योगदान है। इस बात को मैनेजर ने नहीं बताया था। इसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अपनी बात कही, परंतु इस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है वह उसकी टीम के जी शान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसका सेल्समैन है। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को उनके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। लोगों के व्यवहार में कितना फर्क था। पहले मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ झपट कर रख ली और खुद ही पूरी तारीफ हड़प कर गया। इसके बाद ऐसा करने से उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ गए। उसके सेल्समैनों का मनोबल कम हो गया। उसके मैनेजर ने तारीफ को अपने सेल्समैनों में बांट दिया, जिससे उसका मनोबल बढ़ गया और वे भविष्य में ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित हुए। ये मैनेजर जानते थे कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पैसे की तरह तारीफ का निवेश करना चाहिए। वह जानते थे कि सेल्समैनों की इस तरह तारीफ करने से वे अगले साल और ज़्यादा मेहनत करेंगे। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ पर निवेश करें। अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें ताकि भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। जब आप तारीफ बांटेंगे तो आपका अधीनस्थ
यह समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। यहाँ एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अपने आप को हर दिन ये पूछें, मैं अपनी पत्नी और परिवार को सुखी बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। ये बहुत आसान लगता है, परंतु यह बड़े काम का नुस्खा है। एक शाम में सेल्समैन ट्रेनिंग कार्यक्रम में यह चर्चा कर रहा था, सफल सेल्समैन बनने के लिए सही घरेलू माहौल कैसे बनाएं। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने सेल्समैन से पूछा, जो सभी शादीशुदा थे, आखिरकार क्रिसमस को, अपनी पत्नी की सालगिरह को या अपनी पत्नी के जन्मदिन को छोड़कर आपने कब उससे कोई खास तोहफा दिया था। मैं भी जवाबों सुनकर हैरान रह गया। 35 सेल्समैनों में से सिर्फ एक ने पिछले महीने अपनी पत्नी को तोहफा दिया था। समूह में से कईयों का जवाब था 3 से 6 महीने पहले, और 1/3 का जवाब था मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कभी कोई तोहफा दिया हो। कल्पना कीजिए, और इसके बाद भी वह कई लोग यह ताज्जुब करते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती है जैसा सिंहासन पर बैठे सम्राट के साथ किया जाता है। मैं इन सेल्समैनों को समझाना चाहता था कि सच्चे दिल से दिए गए तोहफे में जादू की ताकत होती है। अगली शाम को मैंने एक फूल वाले को सत्र के आखिर में बुलवा लिया। मैंने उसका परिचय अपने सेल्समैनों से कराया और कहा, मैं जानता हूं कि आप ये देखें कि तोहफा देने से घरेलू माहौल किस तरह सुधारा जा सकता है। मैंने इस फूल वाले से कहा वह आपको एक गुलाब का फूल सिर्फ 50 सेंट में उपलब्ध कराए। अगर आपको 50 सेंट ना हो या आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी इस लायक नहीं है कि उस पर इतनी बड़ी रकम खर्च की जाए, इस बात पर वे सब हंसे, तो मैं अपनी तारीफ से उसके लिए गुलाब खरीद दूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप गुलाब लेकर अपनी पत्नी के पास जाएं और कल शाम को आकर बताएं कि उसका उस पर क्या असर हुआ, और हाँ, यह बताना कि आपने ये गुलाब उसके लिए कैसे और क्यों खरीदा। वे समझ गए। बिना अपवाद के हर व्यक्ति ने अगली शाम को आकर बताया कि 50 सेंट के छोटे से निवेश से उसकी पत्नी खुश हो गई। अपने परिवार के लिए अक्सर कुछ खास करें। जरूरी नहीं कि आप कोई महंगा तोहफा ही खरीदें। महत्व इस बात का होता है कि आपको उनकी याद रही। ऐसा कुछ करें, कुछ जो आपके परिवार के प्रति आपका प्रेम या प्रभाव प्रदर्शित करे। कारगर होगा। अपने परिवार को अपनी टीम में शामिल करें, उसका सुनियोजित रूप से ध्यान रखें। इस व्यस्त भाग दौड़ भरे युग में कई सारे लोग अपने परिवार के लिए समय निकाल पाने में असमर्थ हैं, लेकिन हम योजना बनाकर चलें तो अवश्य ही समय निकलेगा। एक वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे अपना तरीका बताया जो उसके हिसाब से बहुत कारगर था। मेरे काम में बहुत जिम्मेदारियां हैं और हर शाम को ढेर सारा काम ले जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता, परंतु मैं अपने परिवार को अनदेखा या नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि वही तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं के लिए मैं तो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने एक टाइम टेबल बना लिया है जिससे मैं अपने परिवार का भी पूरा ध्यान दे पाता हूँ और अपने काम पर भी। हर काम 7:30 से 8:30 तक मैं अपने दोस्तों बच्चों को समय देता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उन्हें कहानियाँ सुनाता हूँ, उनके साथ तस्वीरें बनाता हूँ, उनके सवालों के जवाब देता हूँ, यानी जो वे चाहते हैं वही करता हूँ। वह 1 घंटे के बाद मेरे बच्चों को तो संतोष होता ही है, मैं भी पूरी तरह तरोताज़ा हो जाता हूँ। 8:30 तक वे सोने चले जाते हैं। मैं 2 घंटे तक काम करता हूँ। 10:30 पर मैं अपना काम बंद कर देता हूँ और 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ समय बिताता हूँ। हम बच्चों के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। दिन खत्म करने से पहले 1 घंटा बहुत शानदार साबित होता है। मैं अपने परिवार को पूरी तरह अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखता हूँ। पूरा दिन उनका होता है। मैं अपने परिवार की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए योजना बनाता रहता हूँ, जो न सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि मेरे लिए भी अच्छा है। इससे मुझे नई ऊर्जा मिलती है। पैसा कमाना चाहते हैं, इसके लिए सेवा भाव विकसित कीजिए। यह पूरी तरह स्वाभाविक है। वास्तव में यह बहुत बड़ी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वह ताकत है जो आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाहे जीवन शैली देती है। पैसा ही वह ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिनके सहारे आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। एक बार एकरसाट डायमंड
के लेखक महान पादरी रसेल एच कानवेल की आलोचना हुई। आलोचना का कारण यह था कि रसेल लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते थे। अपनी आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा, पैसे से ही आपकी बाइबल छपी है, पैसे से ही आपके चर्च बने हैं, पैसे से ही आप अपने मिशनरीज को भेज पाए हैं, अपने पादरियों को जो आप पैसा देते हैं, और अगर आप उन्हें पैसा देना बंद कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा पादरी भी नहीं बचेंगे। वह व्यक्ति जो कहता था कि वह गरीब रहना चाहता है, वह या तो अपराध बोध से ग्रस्त है या फिर वह अपने आप को अयोग्य समझता है। वह उस बच्चे की तरह है जिसे लगता है कि वह स्कूल में कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला पाएगा या कभी फुटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएगा, इसलिए वह जताता है कि वह फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाना चाहता या फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। पैसा कमाना एक बढ़िया लक्ष्य है। यह हैरानी की बात है कि ज़्यादातर लोग पैसा कमाते समय सीधी शैली के बजाय उल्टी शैली का प्रयोग क्यों करते हैं। हर कहीं आप देखते हैं कि लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, परंतु इन्हीं लोगों के पास सबसे कम पैसा होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, वह पैसे के बारे में दीवाने हो जाते हैं। वे लोग भूल जाते हैं कि पैसे की फसल तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक कि आप पैसे के बीज को ना बोएं, और पैसे का बीज है सेवा। इसलिए पहले सेवा वाले रवैये से ही दौलत आती है। पहले सेवा कीजिए और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। एक दिन मैं यात्रा के दौरान सिनसिनाटी से गुजर रहा था। मुझे पेट्रोल भरवाना था। मैं एक साधारण से परंतु बेहद व्यस्त सर्विस स्टेशन पर रुका। 4 मिनट के बाद मैं जान गया कि यह सर्विस स्टेशन इतना लोकप्रिय क्यों था। मेरी कार में पेट्रोल भरने के बाद, गाड़ी में बिना कहे हवा चेक करने के बाद और बाहर का शीशा साफ करने के बाद अटेंडेंस मेरे पास आया और कहा, सर, आज काफ़ी धूल भरा दिन था, क्या मैं आपकी विंडशील्ड के अंदर की तारीफ वाला कांच भी साफ कर दूं? जल्द ही और बड़े अच्छे तरीके से उसने अंदर की सफाई कर दी। किसी और सर्विस स्टेशन में इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। इस छोटी सी विशेष सेवा का न सिर्फ मुझे रात में बेहतर दिखने लगा और इससे बहुत फर्क पड़ा था, बल्कि मुझे यह स्टेशन याद रहा। इत्तेफाक से मैं अगले 3 महीने में 8 बार सिनसिनाटी से गुजरा। हर बार मैं इसी स्टेशन पर रुका और हर बार मुझे जितनी सर्विस की उम्मीद थी उससे ज़्यादा सर्विस मिली। यह भी एक रोज था कि हर बार जब भी मैं वहाँ पहुँचा, एक बार तो सुबह के 4 बज रहे थे, मुझे वहाँ बहुत सारी कारें खड़ी मिलीं। कुल मिलाकर मैंने इस स्टेशन से लगभग 100 गैलन पेट्रोल खरीदा होगा। जब मैं पहली बार वहाँ आया था तो अटेंडेंस यह सोच सकता था, यह व्यक्ति बाहर का है, शायद यह दोबारा यहाँ नहीं आएगा। उसकी तरफ विशेष ध्यान देने से क्या फ़ायदा? वह तो सिर्फ एक बार का ग्राहक है। परंतु उस सर्विस स्टेशन के अटेंडेंट ने इस तरह से नहीं सोचा। वहाँ पर पहले सेवा दी जाती थी और यही कारण था कि उन्हें पेट्रोल भरने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जबकि उनके आसपास के पेट्रोल पंप वीरान से रो पड़ते थे। अगर पेट्रोल की क्वालिटी में कोई फ़र्क हो तो सच कहूँ मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कीमत भी वाजिब थी। फ़र्क सिर्फ सेवा भाव का था और यह स्पष्ट था कि सेवा भाव के कारण उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। जब मेरी पहली यात्रा में अटेंडेंट ने मेरी विंडशील्ड को अंदर से साफ किया तो उसने पैसे का एक बीज बो दिया। सेवा को महत्व दो और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमेशा पहले सेवा वाले रवैये से हर स्थिति में लाभ होगा। मेरी शुरुआती नौकरी में मैं एक युवक के साथ काम करता था जिसे मैं FH का नाम देना चाहूँगा। FH आपकी पहचान के बहुत से लोगों की तरह होगा। यह इस बात की चिंता किया करता था कि उसके पास पैसा कम था, जबकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। वह हमेशा पैसा की कमी के बारे में ही सोचता रहता था और ज़्यादा पैसा कमाने के तरीकों के बारे में कभी विचार नहीं करता था। हर सप्ताह HS ऑफिस के समय में अपनी व्यक्तिगत बजट समस्याओं पर काम किया करता था। चर्चा का उसका फेवरेट टॉपिक था, मुझे यहाँ पर सबसे कम तनख्वाह मिलती है। मैं आपको बता दूँ ऐसा क्यों होता है।
FH का रवैया था, ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये करोड़ों कमा रही है, ये इतने सारे लोगों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें दे रही है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा तनख्वाहें मिलनी चाहिए। जब तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आती तो FH को अनदेखा कर दिया जाता था। जब ऐसा कई बार हो चुका तो एक दिन उसने फैसला किया वह जाकर ज़्यादा तनख्वाह की मांग करेगा। 30 मिनट बाद FH गुस्से में वापस लौटा। उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि अगले महीने भी उसे उतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है जितनी कि इस महीने मिली थी। तत्काल FH ने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे तो तन बदन में आग लग गई। जब मैंने तनख्वाहें बढ़ाने की बात की तो बढ़ाते हो, बुढ़े ने क्या कहा? उसने यह पूछने की जरूरत की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए? मैंने उसके सामने बहुत से कारण गिना दिए। FH ने कहा, मैंने उसे बताया कि कई बार मुझसे जूनियर लोगों का प्रमोशन दिया गया है। मैंने उसे बताया कि मेरा खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी तनख्वाह वहीं पर अटकी हुई है। और मैंने उसे बताया कि ऑफिस में मुझसे जो काम कहा जाता है मैं वह काम कर देता हूँ और उसके बाद मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, परंतु मुझे ज़्यादा पैसे के बजाय आप उन लोगों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जानते हो इसके बाद उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? FH ने आगे कहा, उसने मेरा व्यवहार किया जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ। उसने कहा, जब तुम्हारा रिकॉर्ड बताएगा कि तुम ज़्यादा तनख्वाह के योग्य हो तो तुम्हें अपने आप ही ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। अवश्य ही मैं बेहतर काम कर सकता हूँ अगर वे मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे दें, लेकिन एक बेवकूफ़ी वह करेगा जिसका उसे पैसा नहीं मिलता। FH उस प्रजाति का एक उदाहरण है जो ये नहीं देख पाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसकी आखिरी टिप्पणी में उसकी गलती का सारांश था। FH चाहता था कि पहले कंपनी उनकी तनख्वाह बढ़ाए, फिर वह बेहतर काम करेगा, परंतु सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। बेहतर प्रदर्शन के वादे पर ही आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ पाती। उसके लिए आपको बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। जब आप पैसे की फसल नहीं काट सकते तब तक आपके पैसे के बीज को नहीं बोया हो, और पैसे का बीज ही सेवा है। सेवा को पहले नंबर पर रखें और मेवा यानी कि पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। यह सोचें कि कौन सा निर्माता फिल्मों से ज़्यादा पैसा कमाता है। फटाफट अमीर बनने वाला निर्माता एक फिल्म बनाता है, वह पैसे को मनोरंजन सेवा से ज़्यादा महत्व देता है। वह खराब स्क्रिप्ट खरीदता है और घटिया लेखकों से इसकी पटकथा लिखवाता है। अभिनेताओं सेट बनाने परिणाम यह होता है कि लोग उसकी फिल्म को पसंद करते हैं की बजाय यह निर्माता सोचता है कि फिल्म देखने वाली जनता मूर्ख होती है और वह अच्छे बुरे के फर्क को नहीं समझ पाएगी। परंतु फटाफट अमीर बनने वाला निर्माता शायद ही कभी जल्दी अमीर बन पाएगा। जनता कभी इतनी मूर्ख नहीं होती कि घटिया माल खरीदे, और वह भी ऊंचे दामों पर। जिस निर्माता को फिल्म से सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है वह मनोरंजन को पैसे के ऊपर रखता है। अपने दर्शकों को मूर्ख बनाने के बजाय वह उन्हें ज़्यादा मनोरंजन देने की कोशिश करता है। परिणाम यह होता है कि लोग उसकी फिल्म को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ होती है, अखबारों में उसके बढ़िया रिव्यू छपते हैं और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई होती है। एक बार फिर ध्यान रखें, पहले सेवा करें और पैसा अपने आप आपके पास आएगा। एक वेटर जो आप ग्राहक को सबसे अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है, उसे टिप के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिप उसे ज़रूर मिलेगी और अच्छी मिलेगी, परंतु उसी का साथी वेटर जो कॉफ़ी के खाली कपों को अनदेखा कर देता है, उन्हें अपने आप क्यों भरूं? वैसे भी यह लोग ज़्यादा टिप देने वाले नहीं दिख रहे हैं। ऐसे वेटर को ज़्यादा टिप कौन देगा? जो सेक्रेटरी अपने बॉस की उम्मीद से बेहतर लेटर टाइप करके दिखाती है, उसकी भविष्य की तनख्वाह अच्छी ही होगी। परंतु सेक्रेटरी सोचेगी, थोड़ी बहुत गलतियों के बारे में चिंता क्यों करूं? आखिर $65 प्रति सप्ताह में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? उसे आगे भी $65 प्रति सप्ताह ही मिलते रहेंगे। बस सेल्समैन जो अपने ग्राहक की मन लगाकर सेवा करता है, उसे अपने ग्राहक के खाने या छिन जाने का कोई डर नहीं होता चाहिए। यहाँ एक आसान परंतु सशक्त नियम दिया जा रहा है जो आपको बताएगा कि आप किस तरह पहले सेवा का रवैया रखें।
लोग जितनी उम्मीद करते हैं लोगों को हमेशा उससे ज़्यादा दें। थोड़ा अतिरिक्त देने से आप पैसे का बीज बो देते हैं। देर तक रुककर इच्छा से काम करना, डिपार्टमेंट के सामने आई किसी मुश्किल समस्या को दूर करना भी पैसे का बीज बोना है। ग्राहक की अतिरिक्त सेवा कर देना भी पैसे का बीज बोना है, क्योंकि इससे ग्राहक आपके पास बार बार आता है। कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नए विचार बताना भी पैसे का बीज बोना है। पैसे के बीज से पैसे का पेड़ उगता है और पैसे के फल लगते हैं, परंतु पैसे के इस बीज का नाम है सेवा। इसलिए सेवा को बो दें और पैसे की फसल काटें। हर दिन कुछ समय इस सवाल का जवाब देने में बिताएं, मैं किस तरह अपेक्षा से ज़्यादा करके दिखा सकता हूँ, और फिर दिमाग में जो जवाब आए उन पर अमल करें। सेवा को पहले नंबर पर रखें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। संक्षेप में सफलता की तरफ आगे ले जाने वाले रवैयों को विकसित करें। पहला, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप 3 तरह से अपने उत्साह भर सकते हैं। पहला, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा, गहराई में जाएं। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखनी चाहिए। जिंदा दिली से काम करें। तीसरा, अच्छी खबर फैलाएं। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज हासिल नहीं की। आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करें। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। 3 बातें याद रखें। हर मौके पर तारीफ करें, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव भी लोगों को उनके नाम से बुलाएं। तीसरा, पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में ये नियम बना लें, लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं आप उससे ज़्यादा ही दें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।